बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट किया है मसल्स का। जैसे कि आपको मालूम है कि लास्ट हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिसमें आपको पूरी डिटेल बताई गई थी कि मसल्स कंपोज्ड ऑफ व्हाट, बंडल ऑफ मसल फाइबर्स, वेसिकल्स। और उसके बाद हमने मसल फाइबर के बारे में बताया था कि मसल फाइबर, मसल सेल क्या होता है, फिर उसकी डिटेल। फिर फर्दर हमने मायोफिब्रिल्स के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट आर मायोफिब्रिल्स। फिर मायोफिब्रिल्स के बाद फर्दर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट की तरफ आए थे मसल्स के, दैट इज़ सार्कोमेयर। फिर सार्कोमेयर के स्ट्रक्चर को हमने एलेबरेट किया था और उसमें बताया था कि इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, यानी डिजी लाइन क्या होती हैं ये, और इसी तरह से उसमें थिक फिलामेंट क्या होती है और थिन फिलामेंट्स कौन कौन सी होती हैं, और इसी तरह से लाइट और डार्क बैंड का कॉन्सेप्ट हमने लास्ट टाइम एलेबरेट किया था। यानी आई बैंड क्या होता है और ए बैंड क्या होता है, ये चीज़ें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। और उसके साथ साथ हमने क्या किया था कि उसमें जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर था इन मायोफिलामेंट्स का, वो भी हमने डिस्कस किया था। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के बारे में हमने डिटेल ली थी। तो अब स्टूडेंट उसी की कंटिन्यूटी है। आगे हमने अब आगे चलकर क्या देखना है इसमें कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में हमने डिस्कस करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने इसमें डिस्कस करनी है कि इसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें जो रिलेटेड हैं, जो कि इस मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में आएंगी, उनको भी हमने साथ साथ एलेबरेट करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि वो साथ साथ चीज़ें आपको एलेबरेट करूँ और फिर उसको लिंक करते चले जाएँ हम आगे, और कंप्लीशन की तरफ जाएँ हम इस टॉपिक की। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमको मालूम हो कि आज हमने क्या डिस्कस करना है, मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज़्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। इसी से रिलेटेड भी बाकी चीज़ें इसके साथ रिलेट करेंगी ताकि हम उनको सबको वन बाय वन करके एलेबरेट करते चले जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए कि साइंटिस्ट के नेम्स चूँकि गिवन है, वो भी एमसीक्यूज़ में आपको पता है एंटी टेस्ट में पूछे जाते हैं। इसमें साइंटिस्ट के नाम आएंगे एच हॉक्सले एंड एफ हॉक्सले, एंड उसके साथ क्या आएंगे देयर कोलीग्स, इनके कोलीग्स भी आ जाते हैं साथ। इन्होंने क्या किया था, एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया था, जिसको बाद में थ्योरी भी कहा गया। हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया था कब, 1954 में। ओके, अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो इन्होंने हाइपोथेसिस पेश किया था उसका क्या था, मतलब टाइटल क्या था। इसमें हम कह सकते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। क्या था, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि जो थिन फिलामेंट्स होती है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट के बारे में आपको पता हो, जिसको आप जनरली क्या कहते हैं, एक्टिन फिलामेंट भी कहते हैं। थिन फिलामेंट जो होती है इसमें स्लाइड पास्ट द थिक फिलामेंट, थिक फिलामेंट, यानी थिन फिलामेंट स्लाइड पास द थिक फिलामेंट। और इस तरह से होता है कि इसमें जो ख़ास तौर पे कह सकते हो, सो दैट एक्टिन, जो कि बेसिकली किसका पार्ट है, थिन फिलामेंट का पार्ट है। एक्टिन जो है इसके बारे में बताएंगे, एंड मायोसिन फिलामेंट्स, एंड मायोसिन जो कि किसकी प्रोटीन है, थिक फिलामेंट की प्रोटीन है। एंड मायोसिन फिलामेंट्स होती हैं, यानी एक्टिन एंड
जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं ये क्या कहती हैं, ओवरलैप। ये क्या करेंगी, ओवरलैप, ये ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप से मुराद इस तरह से, ये इस तरह से ओवरलैप करेंगी, और ओवरलैप जो करेंगी वो याद रखिएगा ग्रेटर प्लेस, ज़्यादा जितना मैक्सिमम हो सकता है उसमें, ग्रेटर आप कह सकते हो डिग्री, ग्रेटर डिग्री तक की क्या करती हैं, ओवरलैप करती हैं। तो लिहाजा इसको हम क्या कहते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि जो लेंथ होती है ना थिक फिलामेंट की लेंथ कम होती है ना ज़्यादा, और ना ही थिन फिलामेंट जो होती है ना उनकी लेंथ ना कम होती है ना ही ज़्यादा होता है। सिर्फ क्या होता है कि स्लाइड पास्ट, यानी थिन फिलामेंट जो होती है वो क्या करती है, स्लाइड पास्ट करती है थिक फिलामेंट। ठीक है जी। इस तरह से जो एक्टिन है और मायोसिन जो है ये ओवरलैप करते हैं ग्रेटर डिग्री, दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग इनकी होती है। ओवरलैपिंग जिस तरह ये देखिए, ये थिक फिलामेंट है और ये क्या है, थिन फिलामेंट है, ये इस तरह से स्लाइड पास होती है, ना इसका लेंथ में कोई फ़र्क पड़ रहा है ना इसकी लेंथ में कोई फ़र्क पड़ रहा है, तो ये स्लाइड पास ग्रेटर डिग्री। अब इसमें जो चेंजेस आती हैं वो फिर हम उसको ऑब्वियसली डायग्राम के ज़रिए हम इसको समझेंगे, ताकि हमें आइडिया हो कि इसमें जो चेंजेस हम ऑब्ज़र्व करते हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि इसमें चेंजेस क्या क्या आती हैं। चेंजेस के बारे में मैं जनरली पहले आपको बता दूं कि इसमें जो आप चेंजेस ऑब्ज़र्व करते हो स्टूडेंट्स, वो आपको मालूम हो कि इसमें सबसे पहले जो होता है, जो जी लाइन जो होती है, जी लाइन यानी इसको आप जेड लाइन कहते हैं, यानी जिसके दरमियान वाला, दो जी लाइन के दरमियान वाला हिस्सा क्या कहलाता है, सार्कोमेयर कहलाता है। तो जी लाइन जो होती हैं ये क्लोज टुगेदर, ये क्या हो जाती हैं, क्लोज टुगेदर, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि दो जी लाइन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, तो इसका मतलब सार्कोमेयर का साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स आपको ये बताओ कि इसमें और जो चेंजेस आएंगी, आई बैंड क्या होगा, इसमें शॉर्टर हो जाएगा, आई बैंड शॉर्टन, छोटा हो जाएगा, आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा या फिर शॉर्टर हो जाएगा, एक भी है, एक ही बात है। और इसी तरह से एच जोन जो होता है इसका, दैट इज़ डिसअपियर्ड, ये डिसअपियर्ड हो जाएगा। और इसी तरह से आप ए बैंड के बारे में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बैंड में क्या होगा। याद रखिएगा कि ए बैंड जो कि डार्क बैंड होता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो चेंज, नो चेंज इन ए बैंड, और डार्क बैंड में किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम जनरल ऑब्जर्वेशंस लेते हैं और फिर इसके लिए बहुत हम एक सिंपल सी जो डायग्राम ड्रॉ करते हैं उसी से फिर हम आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या है। यानी इस तरह से देखिए स्टूडेंट, एक सिंपल सा मॉडल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये देखें कि हमने ये शो किया, एक जी लाइन यहाँ पे शो की है, ओके, ये जी लाइन शो की है, ओके। यहाँ पे हम ये दूसरी जी लाइन शो कर रहे हैं, ये दूसरी जी लाइन आ गई आपके पास, ये इस तरह से हमने ये दो जी लाइन शो की। अब इसके साथ यहाँ पे हमने ये थिक फिलामेंट शो कर रहे हैं, ये यहाँ पे आपके सामने ये आ गई आपके पास थिक फिलामेंट आ गई, ओके। इस तरह एक और थिक फिलामेंट यहाँ पे हम शो कर देते हैं, ये एक और थिक फिलामेंट आपके सामने, ओके। अब इसके साथ हमने यहाँ पे ये शो करना है, ये थिन फिलामेंट यहाँ तक आ रही है, ये थिन फिलामेंट यहाँ तक आ रही है। फिर इसको यहाँ से ये थिन फिलामेंट हम यहाँ से शो करेंगे, यहाँ तक आ रही है, ये थिन फिलामेंट यहाँ तक, और ये थिन फिलामेंट एंड दिस वन। तो आप गौर कर सकते हैं कि ये इसकी क्या है, व्हाट इज़ दिस, दीज आर जी लाइन्स, ये इसकी जी लाइन है, ये इसकी कौन सी फिलामेंट्स है, थिन फिलामेंट्स हैं, ये थिन फिलामेंट्स हमने शो किए। ये किसकी क्या होती है, थिक लाइन होती है। ये आपको यहाँ से यहाँ तक क्या मिलता है, डार्क बैंड ए बैंड मिलता है, और फिर यहाँ से ये जो ये आपको नज़र आ रही है थिन फिलामेंट, ये आगे जाएगी यहाँ तक, ये अगला सार्कोमेयर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट क्या होगा, थिन फिलामेंट, यहाँ भी क्या होगी, थिन फिलामेंट, थिन फिलामेंट, थिक फिलामेंट, और ये इस तरह से चलता है। ये स्ट्रक्चर जो होता है टू जी लाइन के दरमियान वाला हमने क्या बताया था, सार्कोमेयर कहलाता है। फिर उसके जो हमने जो आगे चलकर मज़ीद डिटेल से बताएंगे कि स्लाइड पास किस तरह से होती है, इसके क्रॉस ब्रिज जो होते हैं वो किस तरह से इसके साथ
यहाँ पे अटैच होते हैं और उसका पूरा साइकिल किस तरह से चलता है वो हमने आगे चलकर इसको डिस्कस करना है। सिर्फ यहाँ पे हम बता रहे हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल में ये क्या होगा कि जब ये इसके क्रॉस ब्रिजेस बनते हैं एक्टिन और मायोसिन के दरमियान, तो फिर ये इसकी मूवमेंट होती है, ये इस तरफ मूव करेगा। इस तरह से हम इसको शो करते हैं कि ये जो है ये कौन सी थिन फिलामेंट ये मूव करेगी सेंटर की तरफ, ये भी सेंटर की तरफ। इस तरह ये इन्होंने सेंटर की तरफ मूव करना होता है, पुल होती हैं और ये स्लाइड पास होती है। स्लाइड पास होने के रिज़ल्ट के तौर पर हम यहाँ पे शो कर सकते हैं कि अब ये सार्कोमेयर जो होगा वो किस तरह का आपको दिखाई देगा। ये आप देखिएगा, ये सार्कोमेयर आपको किस तरह का दिखाई देगा। ये हमने 2 जी लाइन शो की हैं और इसी में फिर साथ ही हम क्या शो करेंगे, ये थिक फिलामेंट, जितनी लेंथ थी थिक फिलामेंट की उतनी ही हमने यहाँ पे शो करनी है। किस चीज़ को, यहाँ पे थिक फिलामेंट को ये हम शो कर रहे हैं। ये आपके पास थिक फिलामेंट आ गई, ओके। इसी तरह ये दूसरी थिक फिलामेंट ये आ गई इस तरह से। अब ये जो इसका आई बैंड था आप देखें कि ये तकरीबन मिड में आ गया, ये देखें मिड में आ गया, ये इस तरह से ये क्लोज टुगेदर हो जाते हैं। इसी तरह से ये भी हम शो कर रहे हैं, ये तकरीबन क्या आ जाता है, ये मिड में आ जाता है। इसी तरह से ये देखें ये मिड में आ जाता है इस तरह से। तो आप देखें एच जोन जो था वो क्या था, यहाँ पे डिसअपीयर हो गया है। और इसी तरह से जो इसका ये लाइट बैंड था, ये जो लाइट बैंड है वो भी क्या हो गया, दैट इज़ शॉर्टन हो गया है, ये शॉर्टन हो गया। और जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड पर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये गौर करेंगे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 जी लाइन के दरमियान डिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया। तो जो चेंजेस आती हैं स्टूडेंट्स, ये अपने पॉइंट नोट करने, एमसीक्यूज़ में ये पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ में आ भी चुका है, तो लिहाजा इसका ख्याल करना ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कुछ चीज़ें टेक्निकली हमने आना है इसको, और टेक्निकल चीज़ों को हम ज़रा पहले समझेंगे तो फिर हम इसके साइकिल की तरफ आएंगे कि हमने देखना होगा कि हाउ द ब्रिजेस आर कंट्रोल, कि ये ब्रिज कंट्रोल कैसे होते हैं। हम डायरेक्ट ब्रिज कंट्रोल की तरफ नहीं आ रहे क्योंकि हमने कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि रिलेटेड हैं, उनको हमने पहले डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखिए कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए आपको मालूम हो कि इसमें हमारा नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है। और नर्वस सिस्टम किस तरह से इन्वॉल्व होता है स्टूडेंट्स, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारा नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और फिर क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। तो ब्रेन से बेसिकली क्या होता है, जो भी मैसेजेस होते हैं वो आगे पास होते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद एंड सो ऑन। वो डिपेंड करता है वो आपकी उसकी फर्दर कैटेगराइजेशन क्या ऑटोनोमिक है या फिर सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। तो याद रखिएगा कि जो लिंक बनता है स्केलेटल मसल्स का मेनली किसके साथ बनता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ उसका लिंक बनता है। और न्यूरॉन कौन से इन्वॉल्व होते हैं ये भी आपको पता हो, कौन से न्यूरॉन इन्वॉल्व होंगे, मोटर न्यूरॉन इन्वॉल्व होते हैं। मोटर न्यूरॉन कहाँ जाते हैं, आपको मालूम है कि ये जाते हैं टुवर्ड द इफेक्टर। और इफेक्टर्स क्या होते हैं, या तो हमारे मसल्स होंगे या फिर क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो कि क्या शो करते हैं, रिस्पॉन्स। क्योंकि हम मसल्स की चूँकि बात कर रहे हैं तो लिहाजा ये मोटर न्यूरॉन का लिंक किसके साथ जाके बनेगा, ये बेसिकली मोटर न्यूरॉन का जो लिंक बनता है ये जाकर मसल्स के साथ लिंक बनता है, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम दोगे, दैट इज़ टेक्निकली कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो इसके लिए स्टूडेंट कुछ चीज़ें जो कि हमने यहाँ पे बतानी है ताकि आपको वो क्लियर होती चले। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज़ टी ट्यूब्यूल क्या होती है, टी ट्यूब्यूल, और इसी से क्या बनता है, टी सिस्टम। टी ट्यूब्यूल और टी सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पे क्लियर करना होगा। इसके लिए देखें कि जो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको बताया गया था कि जो मसल सेल है इसकी सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टेक्निकली सार्कोलीमा का नाम देते हैं। तो इसमें सूरत हाल ये होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं आपको सिंपल सी एक डायग्राम शो कर रहा हूँ जिसमें आपको पता हो कि ये सेक्शन की सूरत में, और फिर ये आपको नज़र आ रहे हैं इसमें ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स क्या है, विद इन द मसल सेल मायोफिब्रिल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये मायोफिब्रिल्स हैं। ये कुछ मायोफिब्रिल्स हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे शो किए हैं। ये क्या है हमारे पास, मायोफिब्रिल्स है, ओके। फिर इसमें ये आपको पता हो कि ये इसके ये हम जी लाइन्स शो कर रहे हैं, ये जी लाइन आ जाती हैं, इसी तरह से ये इसकी जी लाइन्स आ जाएंगी सो ऑन, कि इसकी इस मायोफिब्रिल्स की इसकी शो कर दी हमने, और इसी तरह से ये मायोफिब्रिल्स यहाँ पे आ जाती है।
ये क्या है, जी लाइंस हमने शो की है, मायोफिब्रिल्स हैं ये मसल सेल के अंदर, और ये इसके हमने क्या शो किए हैं, ये इसकी जी लाइंस होती हैं। बीच में इसका क्या होता है, ये डार्क बैंड आपको नज़र आता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये डार्क बैंड, ये सारे बीच में डार्क बैंड, थिक फिलामेंट होती है ना इसमें, कौन सी थिक फिलामेंट होती है, मायोसिन। तो ये आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए कि ये इसमें हमने अब दिखाना है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सार्कोलीमा सेल मेम्ब्रेन जो होती है इन्वेजिनेट होती है। ये देखिए कि ये इसमें सेल मेम्ब्रेन हम शो कर रहे हैं इसकी सार्कोलीमा, और इसकी इन्वेजिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये देखिए ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होती है। इन्वेजिनेट से मुराद फोल्डेड इनवर्ड, ये अंदर की तरफ आ रही है, ये देखिए इस तरह से ये अंदर की तरफ आ रही है, ये इस तरह से, और ये फिर इंसर्कल करती हैं किसको, मायोफिब्रिल का एट द लेवल ऑफ जी लाइन। एट द लेवल ऑफ जी लाइन भी कहते हैं। अब आप गौर कीजिएगा कि ये जी लाइन है, ये कौन सा आई बैंड है, ये कौन सा है ए बैंड है, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये टी ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये कहाँ पर होती हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है जो नोट करना है कि ये जो टी ट्यूब्यूल को हम टी ट्यूब्यूल कहते क्यों हैं। टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। ट्रांसवर्स क्यों वर्ड इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा कि देखिए ना, ये मसल सेल है, ये आपके पास क्या है, मसल सेल है। अब इसमें ये टी ट्यूब्यूल जो है ये इस तरह ट्रांसवर्सली है, तो इसलिए इसको टी ट्यूब्यूल यानी ट्रांसफर ट्यूब्यूल का नाम किया जाता है, ठीक है जी। इस तरह होते हम क्या कहते हैं, ये एलोंगेटेड होती है, लेकिन चूंकि ये इस तरह से ये ट्रांसफर्स है, इसको कट कर रही हैं जिस तरह से, इस तरह से ये देखिए ना, ये ट्रांसफर्स फॉर्म में आ रही हैं, तो इसलिए इसको आप क्या कहोगे, टी ट्यूब्यूल को ट्रांसफर ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। ये इसलिए क्या कहलाती है, ट्रांसफर ट्यूब्यूल कहलाती है। अब इसमें सूरत हाल ये होती है कि ये टी ट्यूब्यूल्स हैं, बेसिकली इन्वेजिनेशन है किस चीज़ का, हमने बताया सेल मेम्ब्रेन का, और इन्होंने सारा ये कवर किया होता है किस चीज़ को, ये अंदर जाके जितने भी ये इसके टी ट्यूब्यूल्स हैं, ये जी लाइंस होती हैं, इससे इसके साथ को इस मायोफिब्रिल्स को इन्होंने कवर किया हुआ होता है, ये कंटिन्यूड होती हैं, इस तरह से अंदर इसमें होती हैं, ठीक है जी। इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स कहलाती है, ये टी ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब इसमें सिचुएशन ये होती है, टी ट्यूब्यूल की लोकेशन हमें बतानी होती है किस जगह पर है। नंबर 1 इसमें आपको पता हो कि जी लाइन, एट द लेवल जी लाइन, और फिर दूसरा क्या बताते हो, ए एंड आई जंक्शन, यानी टी ट्यूब्यूल्स कहाँ पर होती हैं, ये जी लाइन, और क्या कहते हैं हम उसको, ए एंड आई जंक्शन का नाम देते हैं। तो ये पोजीशन आपको क्लियर होनी चाहिए किस चीज़ की, टी ट्यूब्यूल्स की। अब इसको एक मसल सेल में बड़ी तादाद में क्या होते हैं, मायोफिब्रिल होते हैं, और फिर हर मायोफिब्रिल में बड़ी तादाद किसकी होती है, ये इसके सार्कोमेर्स की होती है। और फिर जाहिर बात है सार्कोमेर की पहचान क्या होती है, इसमें जी लाइन होती है। तो जितनी इस तरह से ये सार्कोमेर्स हैं और इसमें जी लाइन, उसी हिसाब से इसमें क्या होती हैं, टी ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो एक मसल सेल में जितनी भी टी ट्यूब्यूल्स होंगी उसको आप क्या नाम दोगे, टी सिस्टम का नाम दोगे। ये फिर क्या कहलाता है, टी सिस्टम कहलाता है, ओके। अब साथ साथ आपको ये भी पता हो कि ये जो हमारे पास ये नज़र आ रहा है आपको, ये मायोफिब्रिल नज़र आ रहा है, इस मायोफिब्रिल के अंदर ये इसकी सेल मेम्ब्रेन सार्कोलीमा, ये हम इसको बताते हैं, व्हाट इज़ दिस, सार्कोलीमा है, ओके। ये हमने क्या शो किया, व्हाट इज़ दिस, टी ट्यूब्यूल शो किया है। तो अब इसमें सूरत हाल ये होती है कि हमने ये देखना है कि जो एक और टर्मिनोलॉजी इसमें इसमें यूज़ होती है, जिसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, ट्रायड। अब ट्रायड क्या होता है ये भी आप देख लीजिए। यहीं से हमने देखना है कि ये अंदर इसका सार्कोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म होता है, और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में चीज़ें बताई थी कि इसके सार्कोप्लाज्म में कई ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल्स होते हैं, जिसमें हमने रेफरेंस दिया था किस चीज़ का, इसमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रेफरेंस दिया था। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये बेसिकली इसमें नो राइबोसोम्स, याद रखिएगा, नो राइबोसोम्स। तो बेसिकली है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन यहाँ इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया जाता है। इसमें राइबोसोम नहीं होते, सो कह सकते हैं कि ये बेसिकली क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और बाकायदा इसके चैनल्स होते हैं, इसके
क्या होते हैं, चैनल्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, और ये ट्रैक्स ने रैप क्या होता है, किसको लपेटा होता है, अपने किसके अराउंड होते हैं, मायोफिब्रिल्स के ऊपर, मायोफिब्रिल्स के ऊपर। बाकायदा इसकी जो पार्टीशन होती है वो किसके थ्रू होती है, टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू इसकी पार्टीशन होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, यहाँ पे हम शो करते हैं, ये मिसाल के तौर पर एक छोटा सा पार्ट है, इसको हम इनलार्ज कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम इतना पार्ट ले लेते हैं, ये इतना सा पार्ट, इसको ये अलग कर लेते हैं। ओके, तो अब देखिए ये हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना रहे हैं। ये हमने क्या शो किया है, व्हाट इज़ दिस, ये शो कर रहे हैं हम बेसिकली एक मायोफिब्रिल का छोटा सा पार्ट हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर ये इसकी क्या है, जी लाइन है। ओके, ये इसके एडजेसेंट क्या है यहाँ पे, व्हाट आर दिस, सार्कोमेयर्स, ये इसका सार्कोमेयर है, ये इसका सार्कोमेयर, इस तरह से ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, टी ट्यूब्यूल। टी ट्यूब्यूल को हम इस तरह से शो कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये टी ट्यूब्यूल है। ओके, ये हमारे पास ट्रांसफर ट्यूब्यूल आ जाती है, ये टी ट्यूब्यूल आ गई। अब ये एक सार्कोमेयर है, ये एक सार्कोमेयर, एसएम कर दिया हमने, सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर, एंड व्हाट इज़ दिस, ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल है, इसको टी ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। अब जो इसके टर्मिनल चैनल्स होते हैं, टर्मिनल पार्ट्स होते हैं, किस चीज़ के, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो टर्मिनल पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हम इसके टर्मिनल पार्ट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके टर्मिनल पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, किस चीज़ के, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टर्मिनल पार्ट्स। तो लिहाजा अब आप देखें, ये हमने क्या शो किया, टी ट्यूब्यूल, और ये क्या है, टर्मिनल पार्ट्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो लिहाजा टी ट्यूब्यूल नंबर 1, और फिर दिस वन, इसको एक ये एडजेसेंट सार्कोमेयर आ गया, एक सार्कोमेयर नंबर 2 कर दें, ये एडजेसेंट सार्कोमेयर, ये इसको नंबर 3 कर दें। तो 1 2 3 ये मिलकर क्या बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ट्रायड, इसको हम ट्रायड का नाम देंगे। यानी टर्मिनल पोर्शन ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ एडजेसेंट सार्कोमेयर एंड टी ट्यूब्यूल कलेक्टिवली कॉल्ड ट्रायड। इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, ट्रायड का नाम देते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ एक और अहम चीज़ जो यहीं से आपको पहले पता हो, तो फिर हम आगे चलेंगे कि किस तरह से हमने ये देखना होगा कि जो क्रॉस ब्रिजेस किस तरह से बनते हैं और किस तरीके से उनको कंट्रोल किया जाता है। रोल ऑफ कैल्शियम आयन की तरफ भी हम आते हैं आगे। तो अब उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या देखना है इसमें कि एक और चीज़ आपके सामने आएगी, इसको हम टेक्निकली क्या कहेंगे, दैट इज़ मोटर यूनिट। मोटर यूनिट के बारे में बताएंगे कि व्हाट इज़ मोटर यूनिट। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंस्ट्रक्शंस हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू आती हैं। पहले ही आपको बताया कि स्केलेटल मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। तो उसमें जो मेनली जो न्यूरॉन इन्वॉल्व है, वो कौन सा न्यूरॉन इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ मोटर न्यूरॉन इसमें इन्वॉल्व होता है। अब मोटर न्यूरॉन के बारे में आपको मालूम हो कि मोटर न्यूरॉन जो होता है, यानी एक हम इसकी मिसाल के तौर पर इसकी हम डायग्रामेटिकली लेकर चलते हैं इसको। इस तरह देखिए कि ये मिसाल के तौर पर हमने शो किया, व्हाट इज़ दिस, मोटर न्यूरॉन शो कर रहे हैं। ये आपके पास क्या है, मोटर न्यूरॉन आ जाता है। ये इसकी आपको पता है सेल बॉडी, और ये इसका क्या होता है, दैट इज़ एक्सॉन। फिर आगे इसके एक्सॉनिक टर्मिनल्स होते हैं, और इसकी अच्छी खासी यहाँ पे क्या होती हैं, ये ब्रांचेस होती हैं। ये इसकी क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, ये किस चीज़ के, एक्सॉनिक टर्मिनल्स की। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो मोटर यूनिट का बताने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि मसल सेल, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट ये एक मसल सेल है, व्हाट इज़ दिस, वन मसल सेल। तो ये जो एक मोटर न्यूरॉन है, आप देखें एक वक्त में कई बड़ी तादाद में क्या होते हैं, मसल सेल्स, इनके साथ ये क्या होता है, लिंक्ड होता है। ये बहुत से मसल सेल्स के साथ ये मसल सेल्स बना रहे हैं। इस तरीके से आप देखिएगा कि ये बंडल की सूरत में है, ये सारे क्या है, मसल सेल्स हैं। दीज आर व्हाट, मसल सेल्स। इनके साथ अटैचमेंट ये देख सकते हैं कि ये अटैचमेंट आ रही है किसकी, ये टर्मिनल्स ऑफ द एक्सॉन, टर्मिनल ऑफ द एक्सॉन किसके साथ अटैच हैं, आप देख सकते हैं, दे आर अटैच। ये इसके साथ अटैच हैं, इस तरह से ये किसके साथ अटैच है, एंड सो ऑन, ये इसके साथ अटैच हैं,
ये सारी इनकी जो ब्रांचेज होती हैं दे आर बिकम्स अटैच्ड। ओके, ये देख सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, जब एक मोटर न्यूरॉन कई मसल सेल्स के साथ, व्हाट आर दीज मसल सेल्स, और क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स भी कहते हैं। एक मोटर न्यूरॉन कई मसल सेल्स के साथ जब अटैच होता है तो इस पूरे एक यूनिट को हम क्या नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड वन मोटर यूनिट। ये एक मोटर यूनिट कहलाता है। ये याद रखिएगा कि ज़रूरी नहीं होता कि एक न्यूरॉन जो है, यानी मोटर न्यूरॉन अपने एक्सॉन के जरिए सिर्फ एक मसल सेल के साथ, मैनी, याद रखिएगा, मैनी मसल सेल्स के साथ इसके टर्मिनल जाकर अटैच होते हैं और ये इसको हम क्या नाम देंगे, वन मोटर यूनिट का नाम देते हैं। ये वन मोटर यूनिट कहलाता है। फिर इसी से स्टूडेंट्स आपको क्या देखना है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लिए देखिए कि सिंपल सा आप इसको हम इस तरीके से एलैबोरेट करेंगे कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में हमने बताना है कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, नाम पर गौर कीजिएगा। न्यूरॉन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मस्कुलर मसल्स के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है, जंक्शन जहाँ पे आपस में आकर मिलते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपने मसल सेल बताया और मसल सेल के साथ हमने क्या किसका बताया था, मोटर न्यूरॉन के टर्मिनल्स का रेफरेंस दिया था। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन वहीं पे बनता है। फिर हम इसको थोड़ा सा शो कर देते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ दिस, ये हमारे पास एक मसल सेल है। ओके, और इस मसल सेल में यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये इसकी क्या है, व्हाट इज़ दिस, टी ट्यूब्यूल है। टी ट्यूब्यूल किसके अराउंड है, ये आपको पहले बताया गया था कि टी ट्यूब्यूल्स होती हैं बेसिकली। ये व्हाट इज़ दिस, ये हमने क्या शो किया है, ये हमारे पास एक मायोफिब्रिल है। ये टी ट्यूब्यूल है इस तरह से, ये टी ट्यूब्यूल्स हैं इस तरह से, ये टी ट्यूब्यूल्स हैं एंड ये इसकी क्या है, टी ट्यूब्यूल्स हैं। जो मोटर न्यूरॉन के बारे में हमने बताया था अभी कि मोटर न्यूरॉन है, ये मिसाल के तौर पर हमने क्या शो किया, सेल बॉडी इसकी मोटर न्यूरॉन की, और ये इसका फाइबर आ गया यानी एक्सॉन, और ये इसके टर्मिनल्स होते हैं। ये टर्मिनल्स होते हैं, ये जाकर कहाँ पे अटैचमेंट हो रही है, देख सकते हैं टर्मिनल्स की जो अटैचमेंट होती है दैट इज़ ऑन दी सार्कोलीमा। सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, सार्कोलीमा का नाम देते हैं। ये इसके टर्मिनल्स हैं, ये टर्मिनल्स हैं। अब ये जो टर्मिनल्स होते हैं, याद रखिएगा, ये बिल्कुल 100% उसके साथ अटैच नहीं होते, किसकी साथ, सार्कोलीमा के साथ। तो आपको ये पता हो कि ये इनमें माइक्रोस्कोपिक गैप भी होता है, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हो, जैसे आपने दो न्यूरॉन्स के दरमियान माइक्रोस्कोपिक गैप पढ़ा है, उसे हम टेक्निकली क्या कहते हैं, साइनैप्स कहते हैं। तो बेसिकली ये भी क्या होता है, साइनेप्टिक क्लिफ्ट यहाँ पे बनता है, यानी यहाँ पे भी एक छोटा सा गैप होता है। तो लिहाजा यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर करनी हैं कि ये जो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बन रहा है, इसको अगर हम एलैबोरेट करें, इसको हम बड़ा करके बनाएं, तो हमें आइडिया होगा कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किस तरह से बनेगा। ये देखिए, ये इसका नॉब है, किस चीज़ का, ये प्री साइनेप्टिक नॉब जिसको हम कहते हैं, प्री साइनेप्टिक नॉब, ये प्री साइनेप्टिक नॉब आ गया, ठीक है जी। किस चीज़ का, एक्सॉन का, ये वाला प्री साइनेप्टिक नॉब, प्री साइनेप्टिक नॉब कहते हैं इसको। ओके, फिर इसमें आपको ये भी मालूम हो कि यहाँ पे आपको ये वेजिकल्स नज़र आते हैं, ये वेजिकल, और इन वेजिकल्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। और फिर इसमें क्या पढ़ते हो आप, ये कैल्शियम गेट्स भी होते हैं, ये इसके क्या कहलाते हैं, ये इसके कैल्शियम गेट्स कहलाते हैं। ये इसके क्या हैं, वेजिकल कहलाता है, व्हाट इज़ दिस, ये इसके कैल्शियम गेट्स कहलाते हैं। ओके, ये और ये प्री साइनेप्टिक नॉब कहलाता है। ये सरफेस है, मिसाल के तौर पर ये हमने सरफेस शो की है, व्हाट इज़ दिस, द सरफेस ऑफ द मसल सेल, ये सार्कोलीमा है, सार्कोलीमा। आगे चल के जब पढ़ोगे तो इसको मोटर प्लेट का नाम भी दिया जाता है। तो लिहाजा सिचुएशन वही होती है जैसे आप नर्व इम्पल्स के लिए स्टडी करते हो, सेम उसी तरह से ये जो अब इसके दरमियान ये क्लिफ्ट बन गया, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, साइनेप्टिक क्लिफ्ट, साइनैप्स, इसको साइनैप्स कहोगे या साइनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम दोगे। माइक्रोस्कोपिक गैप होता है ये, तो ये इसका मतलब इसका डायरेक्ट लिंक आपस में नहीं होता। तो इस जंक्शन को, ये मैं इसको डॉटेड लाइन में ला रहा हूँ, इस जंक्शन को क्या कहेंगे, दिस जंक्शन इज कॉल्ड
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये जंक्शन जो होता है इसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का नाम दिया जाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ें क्लियर हों पहले जो कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ताकि आगे हम उसको मज़ीद समझना चाहें कि बेसिकली जो ये क्रॉस ब्रिजेस किस तरह से कंट्रोल होते हैं उसके बारे में हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी होता है। तो बहरहाल ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। अब यहाँ पे हमें बताना होगा कि जो अब आएंगे कि ब्रिज कैसे कंट्रोल होते हैं, उसमें कैल्शियम आयंस का क्या रोल होता है, वो भी हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो लिहाजा अब देखें, सबसे पहले यहीं से हम इसको पहले लेकर चलते हैं आगे कि ये जो आपको बताया गया है कि क्या है, आपके पास प्री साइनेप्टिक नॉब है और यहाँ पे आपको मालूम है कि नर्व इम्पल्स आती है। तो नर्व इम्पल्स जो आ रही होती है तो उसे आप टेक्निकली क्या कहते हो, दैट इज़ कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। ये नर्व इम्पल्स जो ट्रैवल करती है और कहाँ पे पहुँचती है, जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो सारा पता है आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज हो रहे होते हैं, यानी कि एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बन रहा होता है। तो ये आके ये नर्व इम्पल्स आके यहाँ पे ट्रिगर करती है, किस चीज़ को एक्टिवेट करती है, बेसिकली ये आकर ये कैल्शियम चैनल्स को एक्टिवेट करती है। कैल्शियम चैनल्स ओपन होते हैं तो कैल्शियम आयंस जो होते हैं पहले ये कहाँ से एंटर होंगे, इन कैल्शियम गेट से इधर आएंगे और ये जाकर एक्टिवेट करेंगे किनको, इन वेजिकल्स को। ये जो वेजिकल्स होते हैं गोल्जी वेजिकल बेसिकली होते हैं, और ये गोल्जी वेजिकल फिर आके किससे टकराएंगे, दे विल बिकम अटैच विद द इसकी मेम्ब्रेन के साथ, और मेम्ब्रेन के साथ अटैच होने के बाद यहाँ से इसके अंदर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, उनको यहाँ पे रिलीज़ कर देंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आ जाएंगे। ये न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली कौन से होते हैं, इसके बारे में आपको पता हो। ये न्यूरोट्रांसमीटर बेसिकली एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलाइन पे पढ़ते हैं, इसको एसिटाइल कोलिन पे पढ़ते हैं। यानी ये वो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि आउटसाइड द सीएनएस आपने पढ़ना है, किस में, जब आप एंडोक्राइन सिस्टम की तरफ जाओगे, लेकिन यहाँ आपको क्लियर होना चाहिए कि एसिटाइल कोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ज़ाहिर है जब ये यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बाकायदा क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर किस चीज़ के होते हैं, सोडियम चैनल्स के लिए। सोडियम गेट्स ओपन होंगे तो ज़ाहिर है सोडियम आयंस मूव करेंगे, तो लिहाजा यहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल किस में चला जाएगा, मसल सेल में चला जाएगा। जब मसल सेल में चला जाएगा तो उसके बाद सूरत हाल क्या होगी, उसके बाद सूरत हाल ये होती है स्टूडेंट्स, ये देखिए कि जब यहाँ से मसल सेल में आप बताएंगे ना, इसकी परमेबिलिटी चेंज होगी। नॉर्मली आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज, इनसाइड नेगेटिव चार्ज होता है। तो नर्व इम्पल्स जब यहाँ पे यानी ट्रिगर हो जाएगी, यहाँ से सोडियम आयन जब दाखिल होंगे यहाँ पे, तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये सिलसिला कहाँ पे जाएगा आगे, इसी डायग्राम से मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि ये सिलसिला चला जाएगा किस तरफ, टुवर्ड द टी ट्यूब्यूल्स। ये आगे टी ट्यूब्यूल्स की तरफ चला जाएगा। ये मिसाल के तौर पर ये हमने क्या शो किया, व्हाट इज़ दिस टी ट्यूब्यूल। तो ये बेसिकली सिलसिला ये जाएगा टुवर्ड द ये टी ट्यूब्यूल की तरफ आ जाएगा। ठीक है जी। एक्शन पोटेंशियल अब आगे जा रहा है, इनसाइड पॉजिटिव चार्ज, आउटसाइड नेगेटिव चार्ज। तो ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जा रहा है। अब आपको पता था कि टी ट्यूब्यूल के साथ हमने क्या शो किया, यहाँ पे ये वेसिकल्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेसिकल्स ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो हमने शो किया था इसी मकसद के लिए शो किया था, ताकि ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ सके। अब यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद है ये टर्मिनल पार्ट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हम उसको सिंपल वे में यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, ये इसमें शो किया है आपको, ये टर्मिनल पार्ट ऑफ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक। और व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ व्हाट, टी ट्यूब्यूल, ये हमारे पास टी ट्यूब्यूल है। ओके, यहाँ से ये नर्व इम्पल्स इधर आएगी, यहाँ आने के बाद यहाँ पे बाकायदा इसके ये नर्व इम्पल्स दाखिल होगी यहाँ पे किस में, ये मसल सेल्स के अंदर, और यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं किस चीज़ के, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। ये इसको एक्टिवेट करेगा। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ द स्टोर हाउस। यहाँ पे किसका काम कर रहा होता है, ये किस चीज़ को यहाँ पे स्टोर करता है बेसिकली, ये आपको पता हो कि ये कैल्शियम आयंस को यहाँ पे स्टोर करता है। इसके अंदर क्या होते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं। ये कैल्शियम आयंस यहाँ पे मौजूद होते हैं, ये कैल्शियम आयंस यहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है जी। तो जब ये नर्व इम्पल्स इस पे जाकर ये एक्ट करती है रिसेप्टर साइट्स पे, किसके,
ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, तो ये एक्टिवेट होता है और एक्टिवेट होने के बाद ये रिलीज़ करता है, क्या रिलीज़ करता है? कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयन रिलीज़ करेगा। ओके, ये कैल्शियम आयन जब रिलीज़ होंगे तो अब उसके बाद हमने बताना होगा कि किस तरह से ब्रिजेस आगे चलकर कंट्रोल होंगे, किस तरह से ब्रिजेस आगे चलकर कंट्रोल। फिर हम लिंक कर देंगे किसके साथ, ये जो अभी हमने शुरू किया था टॉपिक कि स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल और मसल कॉन्ट्रैक्शन में किस तरह से हमने बताया था एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं ओवरलैप करते हैं ग्रेटर डिग्री, और फिलामेंट जो होती है स्लाइड पास करती हैं थिक फिलामेंट पे, थिन फिलामेंट स्लाइड पास करती है किस पे? थिक फिलामेंट पे। तो वो चीज़ें हमें खुद ब खुद समझ में आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये कैल्शियम आयंस का रिलीज़ होने तक आ गया। अब ये कैल्शियम आयन कहाँ चले गए? ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में आए हैं। साइटोप्लाज्म में किस जगह पे आए हैं? दैट इज़ साइटोसोल। साइटोसोल। और यहाँ पर आपको पता है ये क्या मौजूद है इसके साइटोप्लाज्म में? ये सारी मायोफिब्रिल्स मौजूद है। ओके, तो लिहाजा अब हमने आगे चलना है और आगे चलकर अब ये बताएंगे कि अब कैल्शियम आयंस ने जाकर कहाँ पर अटैच होना है। ये इससे पहले हमने डिस्कस किया था अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट, तो वो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे साथ लेकर चलना है ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब देखिए जो आपने थिन फिलामेंट को डिस्कस किया था, थिन फिलामेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था। सबसे पहले थिन फिलामेंट का आपको पता होना चाहिए। थिन फिलामेंट में आपको मालूम हो कि 3 किस्म की प्रोटीन्स हमने डिस्कस की थी। एक होती है एक्टिन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है, फिर उसके बाद उसमें ट्रोपोमाइसिन, और तीसरी उसमें कौन सी थी? 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स थे किस चीज़ के? दैट इज़ ट्रोपोनिन। तो लिहाजा यहाँ पर आपको यहाँ पे सिर्फ हमने ये चीज़ बतानी है कि जैसे मिसाल के तौर पर हम एक शो कर रहे हैं चेन या पर्ल, किस चीज़ का? ये आपके पास पर्ल आपको नज़र आ रहा है किस चीज़ का? ये बेसिकली शो कर रहे हैं एक्टिन का। ये एक्टिन का एक चेन हमने शो किया, दोनों चेन्स शो नहीं की बल्कि सिर्फ एक चेन शो की है। फिर उसके साथ स्टूडेंट्स हम इसमें ये चीज़ बताएंगे कि इसमें ये जो इसको इस तरह से इसको ये कवर किया हुआ है, किसने कवर किया हुआ है? दैट इज़ एक्टिन को किसने कवर किया हुआ है? मायोसिन ने। मायोसिन ने, सॉरी, ये किसने? ट्रोपोमायोसिन ने। ट्रोपोमायोसिन ने इसको कवर किया हुआ है। और किस तरह से, किस जगह को कवर किया हुआ है? बेसिकली जो इसका एक्टिव साइड होता है, ये जिसका बाइंडिंग साइड होती है, जहाँ पे हेड जो होता है किस चीज़ का? मायोसिन का, उसने आके क्रॉस ब्रिज बनाना होता है, उस साइड को उसने यहाँ पे कवर किया होता है। किसने? ट्रोपोमायोसिन ने यहाँ पे सारा इसको कवर अप किया हुआ है। यानी ये तो आपको जो ये सर्कल दिखाए गए, ये सर्कल बेसिकली किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? इसकी बाइंडिंग साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने एक चीज़ और बताई थी कि इसके ऊपर ये 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होते हैं। 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स हमने शो किया है, ये TNC है, यानी ट्रोपोनिन C। ठीक है जी, ये यहाँ पे है। जैसे ये जो कैल्शियम आयन हमने बताए थे, ये कैल्शियम आयन जब यहाँ से रिलीज़ होते हैं, कहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं आप देख सकते हैं, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से साइटोसोल में आएंगे, और फिर आने के बाद ये कैल्शियम आयंस आकर अटैच होते हैं किसके साथ? ये आकर अटैच होंगे, ये कैल्शियम आयंस ट्रोपोनिन C के साथ अटैच होंगे। जैसे C के साथ अटैच होंगे तो ट्रोपोनिन C का इंटरेक्शन किसके साथ है? ट्रोपोमायोसिन के साथ है। ट्रोपोमायोसिन इस तरह से यहाँ से इसको ओरिएंट करेगी, इसको मूव करेगी, जिसके रिजल्ट के तौर पर क्या होगा कि ये जो इसका बाइंडिंग साइड है दैट विल बिकम एक्सपोज्ड। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसकी बाइंडिंग साइड होगी किसकी? एक्टिन की। ये एक्टिन है, ये इसकी क्या हमने शो की? व्हाट आर दीज आर बाइंडिंग साइड्स। ये इसकी बाइंडिंग साइड जहाँ पे हेड आकर अटैच होगा, तो इस तरह से ये क्या होगा कि ये जो इसमें ट्रोपोमायोसिन है ये इस तरह से यूँ हट जाती है, इससे उससे हट जाती है। तो लिहाजा इस तरीके की मूवमेंट इस किस्म की होती है कि आपको आइडिया हो कि वो किस तरीके से यहाँ से ये मूव कर जाती है। तो लिहाजा ये सेपरेशन हो जाती है। अब उसके बाद जब ये अलग हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट आपने आना है किसकी तरफ कि किस तरह से ब्रिजेस कंट्रोल होंगे। तो ये हमें यहाँ तक क्लियर हो कि कैल्शियम आयन कहाँ तक अपना रोल प्ले कर रहा है। तो इसके लिए हमने इसको सिस्टमेटिकली स्टूडेंट्स देखना है कि किस तरीके से हम इसको फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को।
तो हमने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से देखना है कि एक आपके पास क्या होती है थिक फिलामेंट और एक होती है थिन फिलामेंट। हम बहुत सिंपल सी डायग्राम के साथ चलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं इस बड़े दायरे बना रहा हूँ किस चीज़ के, ये एक्टिन की हमने यहाँ पे शो की है। ओके, एक्टिन जो है ये इस तरह से है कि कैल्शियम आयंस जो है ट्रोपोमाइसिन के साथ आकर अटैच हुए और अटैचमेंट के रिजल्ट के तौर पर ये इसकी बाइंडिंग साइट है वो क्या हो गई, एक्सपोज हो गई। किस चीज़ की, एक्टिन की। ये एक्टिन मॉलिक्यूल है, ये इसकी क्या है, इसकी बाइंडिंग साइट्स होती है जहाँ पे क्रॉस ब्रिज में बनना होता है। फिर दूसरी तरफ हमने साथ ही इसके पैरेलल क्या शो करना है, हमने ये मिसाल के तौर पर हमारे पास थिक फिलामेंट है, ये हमने थिक फिलामेंट शो की और थिक फिलामेंट से एक हम क्या शो कर रहे हैं इस तरह से, ये इस तरह गोल्फ बॉल का जो स्टिक होती है उसकी तरह से बिल्कुल आपको ये नज़र आ रहा है। ये बेसिकली ये इसका क्या होता है, हेड होता है, मायोसिन हेड कहते हैं इसको। ठीक है जी। अब मायोसिन हेड है, सबसे पहले हमने क्या बताया कि कैल्शियम आयन आकर किसके साथ अटैच हुए, ये बेसिकली टीएनसी के साथ आकर अटैच हुए। यहाँ पे याद रखिएगा कि करीबी अवेलेबल क्या होते हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं ATPs यहाँ पर हमें अवेलेबल है। ओके, ये ATP जो होते हैं मॉलिक्यूल, याद रखिएगा कि सबसे पहले तो ATP इसके साथ आकर अटैचमेंट होगी। यानी ये अगर हम कहते हैं कि ये ATP मॉलिक्यूल है, ये मिसाल के तौर पर ATP मॉलिक्यूल है, तो ये इस तरह से ATP मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाता है। ATP के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये क्या है, ये एक फॉस्फेट दूसरा और तीसरा फॉस्फेट, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसके साथ आकर यूँ अटैच हो जाते हैं। किसके साथ, इसके हेड के साथ ATP अटैच हुए। और अब इस स्टेज पे क्या है आपको पता होना चाहिए कि मसल्स क्या है, यहाँ पे मसल इज़ रिलैक्स्ड, यहाँ पे मसल क्या है, रिलैक्स्ड है, ये मसल यहाँ पे रिलैक्स्ड है। नो फोर्स प्रोडक्शन, और किसी किस्म की कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, नो फोर्स प्रोडक्शन, किसी किस्म की कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही। अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या बताना होगा कि यहाँ पे ये जो ATP यहाँ पे अटैच हुआ था ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। इस तरह से देखें, फिर हम उसी तरह जाएंगे। सिंपल डायग्राम चूँकि हम शो कर रहे हैं, ये देखें, ये आपने क्या शो किए, व्हाट आर दीज, एक्टिन मॉलिक्यूल्स आ गए आपके पास, ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स आ गए। इसी तरह से हमने शो करना है क्या चीज़, ये थिक फिलामेंट, दिस वन इज़ व्हाट, ये हमारे पास थिक फिलामेंट है, ये थिक फिलामेंट आ जाती है। इस थिक फिलामेंट में स्टूडेंट्स हमें क्या शो करना होगा कि ये इसका वो ये हेड आ गया, ये हेड आ गया। पहले अटैच था क्या, ATP इसके साथ अटैच था। अब ATP में क्या होगा कि ये देखें कि ये हमने मॉलिक्यूल शो किया ATP का, इसके साथ पहले क्या थे अटैच, 3 फॉस्फेट थे, अब उसमें से एक फॉस्फेट इससे अलग हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया कि ATP क्या हो रहे हैं यहाँ पे, हाइड्रोलाइज्ड हो रहे हैं। ATP क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइड्रोलाइज्ड, यानी ATP इज़ कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए कि अभी तक ये इसके साथ अटैच नहीं हुआ, इसका हेड जो है ना, अब एनर्जी यूज़ होगी, जब ये ब्रेक हुआ है तो ज़ाहिर एनर्जी रिलीज़ होती है ना, तो एनर्जी यूज टू कॉक मायोसिन हेड को इसके साथ अटैचमेंट में के लिए यूज़ होगी कि जो कि अभी तक कोई फोर्स प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं हुई है, तो लिहाजा ATP हाइड्रोलाइज हो गया है और फिर ये इस तरह से अभी तक ये अलग है, यानी कि अभी तक इसमें क्रॉस ब्रिज नहीं बना। उसके बाद देखें कि नेक्स्ट हम आएंगे अगले स्टेप की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बताना है कि ATP जो है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बताना है स्टूडेंट कि मायोसिन जो होगा, मायोसिन ये इसका हेड अटैच होगा, किसके साथ अटैच होगा, इस बाइंडिंग साइड ऑफ द एक्टिन के साथ ये अपने क्या होना है, अटैच होना है। किस तरह से अटैच होगा वो हम इसमें अब शो करते हैं डायग्राम में। ये देखिएगा कि फिर वही हमने क्या शो किया, ये हमारे पास एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये इसकी क्या शो की थी, व्हाट, बाइंडिंग साइड। फिर ये हमारे पास क्या आ जाता है,
दैट इज मायोसिन। और मायोसिन का आप देख सकते हैं ये तो बॉल की तरह ये हमने इसका हेड शो किया था। अब जाकर किसके साथ ये अटैच हो रहा है, ये हेड इसके साथ अटैच हो रहा है, किसके साथ, इसके इस बाइंडिंग साइड के साथ। तो हमें इसमें यही चीज़ बतानी होगी कि अब इस स्टेप में क्या हो रहा है कि मायोसिन अटैच टू एक्टिन, मायोसिन अटैच टू एक्टिन, ये इसके साथ इसकी क्या होगी, अटैचमेंट हो गई है। ठीक है जी। अब उसके बाद नेक्स्ट ये इसमें एक अहम पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे हमने क्या बताया था कि एटीपी हाइड्रोलाइज्ड हुआ था। तो एटीपी हाइड्रोलाइज्ड हुआ था वो ये हम दोबारा से शो करते हैं कि ये देखें, ये एटीपी था और ये था इसके साथ दो हमने क्या शो किए थे, फॉस्फेट ग्रुप एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और ये हमारे पास क्या है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। तो अब इसमें होगा क्या कि यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये रिलीज़ हो जाएगा, ये यहाँ से रिलीज़, और ये जो इसकी बॉन्डिंग होगी किसके साथ, जब ये रिलीज़ होगा यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके साथ क्या हो जाएगी, इसकी एडहेयर हो जाएगा। क्या चीज़, ये जो इसमें क्रॉस ब्रिज बना हुआ था ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या बताना होगा कि जैसे अब यहाँ पे इसकी अटैचमेंट है, अभी तक इसकी यहाँ पे क्या अटैचमेंट है, ये देख सकते हैं, ये हम इसकी क्या शो कर रहे हैं, इस तरह से अटैचमेंट शो कर रहे हैं। ये देखें इसकी अटैचमेंट है, और साथ यहाँ पे क्या मौजूद था, ये भी आपको बताया गया था कि यहाँ पे एडेनोसिन डाइफॉस्फेट अभी तक मौजूद है। तो लिहाजा अब इसमें क्या होगा कि यहाँ से जो मसल है वो परफॉर्म करेगा कौन सा, बेसिकली पावर स्ट्रोक। यहाँ पे मसल परफॉर्म पावर स्ट्रोक परफॉर्म करेगा, और इस दौरान क्या होगा कि ये जो पहले क्या रिलीज़ हुआ था, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया था। अब यहाँ से ये एडीपी जो है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ये भी स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, ये आल्सो रिलीज़, ये भी यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या होगा, नतीजा क्या होगा, अब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी, अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होगी कि ये बाकायदा इसको ये पुल करेगा, इस तरफ पुल करेगा, ये वैसे 90 एंगल पे था तो ये तकरीबन यूँ 45 डिग्री एंगल पे ये इतने एंगल का डिफरेंस बनता है कि ये इस तरह से इसको पुल करता है। ठीक है जी। तो अब क्या होगा कि जब ये ब्रिज, नेक्स्ट स्टेप में हमें बताना है कि एक और एटीपी आएगा, ये जब ये रिलीज़ हो जाएगा ना एटीपी यहाँ से, तो इसकी जगह एक और एटीपी आ जाएगा। वो एटीपी जब इसके साथ अटैच होगा तो मायोसिन रिलीजेस, मायोसिन इससे अलग हो जाएगा। किससे अलग हो जाएगा, ये एक्टिन से अलग हो जाएगा, और रेडी होगा तो रिपीट द साइकिल, ताकि वो इस साइकिल को दोबारा से रिपीट कर सके। यानी इस तरह से हम शो कर सकते हैं इसमें। साथ ही ये देखें स्टूडेंट्स, हमने ये शो किया है, ये क्या है, ये एक्टिन है। ओके, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं ये मायोसिन, ये हमारे पास मायोसिन है। अब उसका हेड जो हमने कहा यहाँ से क्या हुआ है, ये दोबारा यहाँ से हट गया है। यहाँ पहले अटैचमेंट थी, अब ये से रिलीज़ हो गया। जब ये रिलीज़ होगी, क्योंकि एडीपी भी रिलीज़ हो चुका था, अब इसके साथ आकर अटैचमेंट किसकी होगी, इसके साथ अटैचमेंट होगी एक और, ये शो कर रहे हैं एटीपी, ये एटीपी इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा। एक और एटीपी इसके साथ अटैच होगा। तो अब क्या होगा कि मायोसिन रिलीज़ हो गया, किससे, एक्टिन से रिलीज़ हो गया, और रेडी है रिपीट करने के लिए पूरे प्रोसेस को ये क्या करेगा, रिपीट करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया था, ये देखें कि सबसे पहले अटैचमेंट किसकी थी, एटीपी की थी। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमने क्या बताया कि एटीपी क्या हुआ है, हाइड्रोलाइज्ड हुआ है। यानी एटीपी हाइड्रोलाइज से मुराद एडीपी और
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बने। फिर हमने क्या बताया कि ये अटैचमेंट हुई, अटैचमेंट के रिजल्ट के तौर पर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से रिलीज़ हो गया है और अटैचमेंट क्या होगी, और स्ट्रॉन्ग होगी। फिर अगले स्टेप में हमने क्या बताया था कि ADP भी यहाँ से रिलीज़ होता है, तो लिहाजा मसल परफॉर्म पावर स्ट्रोक कहते हैं, यानी उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। हमने एंगल का भी बताया कि 90 एंगल से तकरीबन 45 एंगल तक ये इस तरह से इसको पुल करता है टुवर्ड द सेंटर। टुवर्ड द सेंटर से मुराद किस तरफ लेकर आएगा, एम लाइन जहाँ पे होती है ना सार्कोमेयर की, तो उस तरफ इसको ये क्या करेगा, ये पुल करेगा। तो ये इस तरह ये बाकायदा ये पावर स्ट्रोक कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जो होती है यहाँ से क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या बताया था कि जब इससे ADP भी रिलीज़ हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो फिर उसके साथ आकर अटैचमेंट किसकी होगी, ATP आकर एक और ATP इसके साथ आकर अटैच होगा। मायोसिन जो है इससे रिलीज़ हो चुका है, ये रिलीज़ हो जाएगा और ये प्रोसेस दोबारा से क्या होगा, ये कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे दोबारा से ये प्रोसेस वही जो हमने बताया था, ये देख सकते हैं, ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह बाकायदा ये कंटिन्यूसली ये प्रोसेस यूँ चलता है, यूँ बाकायदा पुल करता है किसको, थिन फिलामेंट को टुवर्ड द सेंटर। तो ये सेवरल साइकिल चलते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए, वायबल चेंज इन मसल लेंथ, जो वायबल चेंज आती है ना मसल, उसमें कई साइकिल रिक्वायर्ड होते हैं जो कि कंटिन्यूसली चल रहे होते हैं। याद रखिएगा जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, एक और अहम बात याद रखनी है, कैल्शियम आयन जब रिलीज़ होते हैं तो क्या होता है, ये पुल होते हैं मसल्स के, नहीं खींचते हैं, और जब रिलैक्स होते हैं तो फिर कैल्शियम आयन वापस किस में आ जाते हैं, बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बाकायदा पूरा प्रोसेस साइकिल है कि कैल्शियम आयन का निकलना और जाकर अटैच होना और फिर उसका पुल होना, और जब रिलैक्स होगा मसल तो फिर ये कैल्शियम आयन वापस बैक किधर जाएंगे, दोबारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चले जाते हैं। तो लिहाजा ये प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू रहता है। तो ये आपको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल की कुछ फर्दर डिटेल थी जो कि कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से इसका साइकिल चलता है। तो यहाँ तक तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाए। फिर इसमें एक और चीज़ स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए कि वो हम बताते होते हैं इसमें कि ऑल और नन प्रिंसिपल, ऑल और नन प्रिंसिपल क्या होता है। ऑल और नन प्रिंसिपल, ऑल और नन प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि एक मसल सेल है, ये एक मसल सेल है, इसमें बड़ी तादाद में क्या है, मायोफिब्रिल्स हैं, ठीक है जी। एक मसल सेल और उसमें जितनी भी मायोफिब्रिल्स हैं, इसकी तमाम की तमाम मायोफिब्रिल्स कॉन्ट्रैक्टिलिटी में पार्टिसिपेट करेंगी या फिर कोई भी नहीं करेगी। हम एक मसल सेल की बात कर रहे हैं, एक मसल फाइबर की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा नहीं। यानी एक मसल फाइबर के बारे में आपको पता हो कि एक मसल फाइबर, एक मसल सेल जो होता है, इसके जितने भी इसमें मौजूद होते हैं, क्या मौजूद है, मायोफिब्रिल्स है। ऑल मायोफिब्रिल्स ऑफ वन मसल सेल पार्टिसिपेट इन द कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रोसेस और नॉट एट ऑल, यहाँ फिर कोई भी नहीं करेगा। इसको क्या कहते हैं, ऑल और नन प्रिंसिपल। ये आपको पॉइंट क्लियर होना चाहिए। फिर इसके साथ साथ स्टूडेंट एक और चीज़ होती है कि डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में ये आपको पता हो कि जब ये मोटर न्यूरॉन के थ्रू इसके जो टर्मिनल्स की बात करते हैं ना, ये इस पर डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी और कितने मसल फाइबर्स उसके साथ इन्वॉल्व। तो लिहाजा ये जो नर्व इम्पल्स का आना और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के थ्रू मसल सेल में दाखिल होना, कितने मसल्स इन्वॉल्व होंगे, जितने ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व होंगे उतना डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसमें डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स। एंड ऑल और नन प्रिंसिपल किस पे डिपेंड करेगा, याद रखिएगा कि मायोफिब्रिल्स पे। वन मसल सेल की जितनी भी मायोफिब्रिल्स हैं, या तो सारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी में पार्टिसिपेट करेंगी या फिर कोई भी नहीं करेगी। इसको क्या कहते हैं, ऑल और नन प्रिंसिपल का नाम देते हैं। ये भी एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अहम क्वेश्चन है कि सम टाइम ये पूछा जाता है कि ऑल और नन प्रिंसिपल में मसल सेल्स, ऑल मसल सेल्स विल पार्टिसिपेट इन द कॉन्ट्रैक्शन, ऑल मायोफिब्रिल्स पार्टिसिपेट इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो याद रखिएगा, इन वन मसल सेल ऑल मायोफिब्रिल्स विल टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और नॉट एट ऑल नन। इसीलिए इसको कहते हैं ऑल और नन प्रिंसिपल का नाम। डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंड अपॉन कि कितने मसल फाइबर्स, कितने मसल सेल्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं।
तो ये स्टूडेंट कुछ चीज़ें थी जो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो। हम इसको मज़ीद आगे जो इससे रिलेटेड के मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी की बात की जाएगी कि जो एनर्जी सोर्स क्या होता है उसकी डिटेल हमने पहले डिस्कस करनी। तो इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स वो हम देखेंगे, और उसके साथ डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं मसल्स के वो भी हमने देखने होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहीं से आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो क्रिटिकली देखिएगा इन चीज़ों को स्टूडेंट्स, बहुत ही अहम टॉपिक है, बहुत ही इसमें की पॉइंट्स दिए गए हैं, बड़े कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी थी इसमें। आपने देखा है, कोशिश की है कि कुछ चीज़ों को एलेबरेट किया जाए। फिर भी अगर कोई बात इसमें से आपको समझ में ना आई हो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड, ट्रायड से रिलेटेड, मोटर यूनिट से रिलेटेड, कोई भी इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो तो आप डिस्कशन के दौरान फिर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई यू इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।